इतना बड़ा गाना बना था पूरे वर्ल्ड का। मैं खुद इसकी कैसे ब्लैक में मिलती है, मैं चंडीगढ़ से उस टाइम में 250 रुपये की खरीद के लाया था। यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यादां तेरियां हाय, यादां तेरियां, यादां तेरियां हाय, यादां तेरियां हाय, यादां तेरियां हाय, यादां तेरियां। जूण न देंदियां, मरण न देंदियां, सानू कुछ करण न देंदियां, यादां तेरियां, यादां तेरियां। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप के लिए आज मैं मिलने आया हूँ दिल्ली के जाने माने म्यूजिशियन, अरेंजर और म्यूज़िक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी। ये जसपाल मोनी जी का घर है, जो कि हम जसपाल मोनी जी से मिलने आए हैं। और मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि जसपाल जी की डॉटर हैं आस्था गिल जी। आज हम उनके घर में आए हैं। ये जसपाल जी, ये सर हैं जसपाल सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आज मिलने आया हूँ, एक और वार्तालाप के लिए बातचीत करने आया हूँ। और मैं आप क्या कहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा पहले कि आप हमारे पास आए, घर आए। हाँ, तो ये जसपाल सर का घर है, और यहाँ पर हम, ये सर का डॉगी है, और जो सोफे में आराम कर रहा है ये सर का घर है, जहाँ पर ये सामने आप देखिए मंदिर भगवान जी का है। ये भी मुझसे कुछ बात करना चाहता है शायद। और अब हम, ये सर का मंदिर है, जय श्री राम। और ये सर का ये मेकअप रूम एक तरीके से अब हम कह सकते हैं। और यहाँ हम सर के साथ बातचीत करेंगे। सर का टेरेस है, लॉन है, तो इसमें हम बात करेंगे। और जब हम बातचीत शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको एक बार फिर से सर के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और जिन मेहमानों से मैं आपको मिलवाता हूं, जिनके जीवन के अब अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं, उनसे आप कुछ प्रेरणा ले रहे होंगे, या वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ काम आ रहे होंगे। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। और आज के हमारे मेहमान हैं जसपाल सिंह मोनी जी। जसपाल सिंह मोनी जी एक म्यूजिशियन हैं, अरेंजर हैं, और एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और एक एडवांटेज ये भी है कि वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, गज़लें गाते हैं, सेल्फ कंपोज। जसपाल जी के बारे में आपको एक जानकारी और दे दूं कि जसपाल जी नोटेशन करने वाले दिल्ली के सिर्फ अकेले एक आर्टिस्ट हैं, जो कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही संगीत में ये काम करते हैं, जो कि एक साइन, म्यूज़िक की एक साइन लैंग्वेज होती है। म्यूज़िक सुन के उसे लिखना होता है। और ये बहुत सारी और क्वालिटी इनके अंदर हैं, और इनसे बातचीत करेंगे तो हमें सारी धीरे धीरे आप सबके सामने आएंगी। और मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। सर, हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि हर इंसान की लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि जब वो उसको ये एहसास होता है कि उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी है, या वो कुछ थोड़ा सा और लोगों से, ऑर्डिनरी लोगों से थोड़ा सा स्पेशल है। तो जैसे आप म्यूज़िक में हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा कोई घटना हुई होगी बचपन में, या जब भी आपने शुरुआत करी होगी, तो वो कहाँ से आपको ये रुझान हुआ और कैसे ये शुरुआत हुई आपकी म्यूज़िक की? जी ब्रजेश जी, तो जो आपका सवाल है ना, एक्चुअली क्या है कि हमारी पूरी फैमिली म्यूज़िकल है। तो मेरे जो फादर साहब, उनका नाम श्री दर्शन सिंह गिल हैं, वो सैक्सोफोन क्लारिनेट भी आए थे, और ऑल इंडिया रेडियो में थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर। तो बचपन से ही जब मैं होश संभाली है, तो हमारे घर में तो हमने सुना ही यही है, म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर सब गाती थी, ठीक है।
और फादर प्रैक्टिस करते थे, तो बचपन से ही वो सब चीज़ें कानों में पड़ी हुई हैं, तो ऐसे ही अंदर घुस गई हैं। तो वो आप समझिए इनबिल्ट हो गया। जब थोड़े बड़े हुए ऑटोमेटिकली गाना भी शुरू हो गया, मतलब उस लेवल का तो नहीं, हाँ ठीक है, जनरल जैसे बच्चे गाते हैं वैसे शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद फादर साहब ने मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग कराई वायलिन की। मेरे गुरुजी हैं पंडित रला राम जी, तो मैं उनसे सीखा वायलिन। मेरी जो फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है हमारे गुरुजी पंडित रला राम जी से मैंने वायलिन सीखा। बस उनके फिर बच्चनों पे चले और धीरे धीरे और थोड़ा ग्रो करते गए। गिटार का शौक़ था, गिटार सीखी मैंने। रिदम मैं पहले से बजाता था, बोंगो वोंगो बजाता था, ड्रम्स बजाता था। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रो किया। फिर थोड़ा कॉलेज वगैरह पास किया। उसके बाद से फिर मैं कमर्शियली काम करना शुरू कर दिया। समवेयर अराउंड 84 से मैं रिकॉर्डिंग में आ गया था और 85 से हमने टी सीरीज़ ज्वाइन कर लिया था। टी सीरीज़ का अभी भी मुझे आज भी डेट याद है, जो पहला वर्जन रिकॉर्डिंग हुई थी 14 दिसंबर 1985, राम तेरी गंगा मैली। तब से हमने बस काम करना शुरू किया। उसके बाद अभी तक रुके नहीं हैं, चल ही रहा बस कुछ ना कुछ। तो ये हमारे सफ़र का आगाज़ ऐसा हुआ है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक शुरुआत जो हर बच्चे की होती है, हर आर्टिस्ट की होती है, वो शुरुआत आपने बहुत अच्छे तरीके से करी और आपने बहुत अच्छा काम भी शुरू करा। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं राम तेरी गंगा मैली मूवी का जो वर्जन था वो आपने टी सीरीज़ में रिकॉर्ड करा। टी सीरीज़ आज बहुत बड़ी कंपनी भी है, मतलब आपकी शुरुआत जो है बहुत अच्छी हुई है। तो इस शुरुआत के बाद जो आपका सफ़र है, ये क्योंकि आपका सफ़र पिछले 40 साल का सफ़र है, तो ये सफ़र फिर आगे कैसे ऐसा बढ़ा? है इसके कि बारे ये ना एक पूरा सफ़र है, ये जर्नी है। एक म्यूज़िक डायरेक्टर आदमी कैसे बनता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अब बड़े बड़े नाम देखोगे ना, प्यारेलाल साहब, शंकर जयकिशन साहब, कल्याण जी साहब, तो इन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। वो लंबा सफ़र में क्या है कि पहले आदमी एक अच्छा म्यूजिशियन हो, ठीक है ना। एक अच्छा म्यूजिशियन होने के बाद वो एक अच्छा अरेंजर बने। अरेंजर बनने के बाद उसका एक्सपीरियंस ले, अच्छे लोगों के साथ काम करे, फिर उसके बाद आदमी म्यूज़िक डायरेक्शन में। ये पहले लोग इस चीज़ को फॉलो किया करते हैं, आजकल तो खैर ये सब फॉलो नहीं होता। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मेरा भी सफ़र कुछ ऐसा ही रहा है कि पहले मैं एज ए म्यूजिशियन मैंने काम किया काफ़ी, फिर एज ए अरेंजर बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मैं बहुत लोगों के काम करता था बड़े बड़े। फिर उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंटली एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम शुरू किया। उसको भी अब मेरे को हो गए 20 साल से ऊपर हो गए हैं। तो बाकी ईश्वर की कृपा चल रहा है। जसपाल जी, अब जब संगीत की बात हुई है और आप संगीत, आपने बोला कि आपने पहले साज बजाए, फिर अरेंज करा, फिर उसके बाद आप म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए, तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। यादां तेरियां यादां तेरियां, यादां तेरियां यादां तेरियां, यादां तेरियां यादां तेरियां, जूण न देंदियां मरण न देंदियां, सानू कुछ करण न देंदियां, यादां तेरियां यादां तेरियां, यादां तेरियां यादां तेरियां। प्यार मैं तैनू एक तो कर दी, ढोल माई जानिया मैं तेरे उत्ते मर दी। प्यार मैं तैनू एक तो कर दी, ढोल माई जानिया मैं तेरे उत्ते मर दी। सावां क्यों रुक दिया मेरिया वे, सावां क्यों रुक दिया मेरिया वे, यादां तेरियां यादां तेरियां यादां तेरियां यादां तेरियां यादां तेरियां। ब्रजेश जी, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि एक बार मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया बॉम्बे में, थोड़ा फ्री टाइम था, तो ये गाना तब मैंने लिखा भी खुद था और कंपोज भी खुद किया। तो बड़ा मज़ा, इसको मैंने काफ़ी बहुत सारे अंतर लिख के रखे हुए थे इसके ना। तो ऐसे जब फ्री टाइम होता है तो ये काम भी कर लेते कभी लिखने का। ये एल्बम का जो सॉन्ग है ना,
यारो सब दुआ करो, यारो सब दुआ करो, ये आप समझिए कि इतना बड़ा गाना बना था पूरे वर्ल्ड का। मैं खुद इसकी कैसेट ब्लैक में मिलती है, मैं चंडीगढ़ से उस टाइम में 250 रुपये की खरीद के लाया था। तो इतना मतलब इतनी शॉर्टेज, तब कैसेट का ज़माना था, उस टाइम तो कैसेट चलती थी। तो जो मुझे अभी तक याद है, जब कंपनी ने बताया था, जी म्यूज़िक का ये था, तो उनका जो पहला लॉट है वो 50,000 कैसेट का था, फर्स्ट लॉट से, इनिशियल लॉट। उसके बाद तो पता नहीं कितनी गई हैं, उसका नंबर ही कुछ नहीं पता। तो मैं आपको उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ, पूरा गाना तो मुझे याद नहीं, खैर, है ना। यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा, तुझे देखा सांसें अब आती है कम, धड़कन रुकने न दिल लगे कम, खुदा सोने मुखड़े बनाता है जी कम, दिल गया ले गया सनम। यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा। माफ़ी चाहूँगा, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहती, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई अब। सर यहाँ पर ना मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, ये मेरे खुद की क्यूरियोसिटी है, मेरे मन की बात है, खुद की क्यूरियोसिटी है कि मतलब ये चीज़ होती है जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो उसके कुछ वर्ड्स होते हैं, कोई भी जैसे लिरिक्स है, और उसका एक म्यूज़िक होता है अलग से। तो वो आप जो म्यूजिशियन होता है या जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, तो उसके दिमाग में ये बात कैसे आती है और कैसे आप उसको कंपोज कर देते हो, वो चीज़ क्या है, वो अगर हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो। भैया जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि लिरिक्स को देख के आदमी कैसे सोचता है कि मुझे इसकी क्या ट्यून बनानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ना बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, जो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा रानी मल्लिक जी का, जिनके गाने फिल्मों में बड़े हिट हुए हैं। मेरा पिया घर आयो राम जी, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, सब उनके लिखे हैं। तो मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 साल मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनके बहुत बैठा हूँ सिटिंग्स में। तो उनकी मुझे बात एक बड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं मोनी, जो ट्यून होती है ना वो लिरिक्स में ही छुपी होती है, तो वो बस ढूंढने का नज़रिया आदमी के पास होना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो है वो ईश्वर की देन है, वो जो नज़रिया ना वो हर एक में होता नहीं है, वो नज़रिया जब ईश्वर की देन हो गई। और मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि लिरिक्स को देख के उसका फ़ील पता लगता है, फ़ील के हिसाब से हम मोटा मोटा कोई राग का सिलेक्शन करते हैं, है ना। कैसा सैड है तो सैड में क्या राग होना चाहिए, रोमांटिक है तो क्या राग होना चाहिए, ऐसे बस उस चीज़ का चयन करते हैं और उसके हिसाब से फिर जो भी उसके मीटर के हिसाब से टेम्पो रख के ट्यून बनाई जाती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, मुझे ऐसा लगता है लिरिक्स होता है ना, आप लिरिक्स को मानिए वो आपकी स्पाइन है, ठीक है ना। तो स्पाइन को हम कैसे धीरे धीरे कवर करते हैं, है ना। फिर उसका मास आता है, ये आता है, वो आता है, जैसे ट्यून बनी, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब जो लिरिक्स के हिसाब से कंपोजिशन बननी चाहिए, कंपोजिशन के हिसाब से फिर म्यूज़िक बनना चाहिए, फिर लिरिक्स और जो कंपोजिशन का भाव बोल रहा है वो सिंगर को गाएगा उसी भाव में, तब वो गाना मुकम्मल होगा। अगर उस भाव में कोई कमी हुई तो गाने में कुछ ना कुछ कमी लगेगी। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है और इस प्रोसेस को समझने में ही बहुत साल लग जाते हैं। ऐसे सिंगर को भी साल लगते हैं कि वो एकदम देख के कि हाँ भाई लिरिक्स क्या बोल रही है, कंपोजिशन क्या, उसको कैसे फील से मुझे गाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फील होता है गाने में। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई गाना सुनते हैं तो उसके लिरिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम आदमी को एकदम साफ होना चाहिए कि लिरिक्स बोल क्या रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कईयों के डिक्शन करेक्ट नहीं होता तो अल्फाज साफ नहीं सुनाई देते। तो लिरिक्स करेक्ट तो भाव बढ़िया होना चाहिए, शब्दों के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से, तो गाना ऑटोमेटिकली सबको अच्छा लगेगा। तो इसी में थोड़ा सालों इसी में गुजरते हैं बस। सर जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि आप नोटेशन करते हैं वेस्टर्न और इंडियन। तो नोटेशन ये तो मुझे पता है एक साइन लैंग्वेज होती है, म्यूज़िक का जो साइन लैंग्वेज होता है वो होता है, बट इसका ब्रीफ क्या है, मतलब बहुत सारे हमारे देखने वाले दर्शक होंगे जिनको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी या इसकी जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को होगी भी, बट आम भाषा में तो ये बहुत थोड़ा टफ है समझना। तो अगर ये हमारे दर्शकों को आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा।
ब्रजेश जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी है आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को इसकी मालूमात होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सरल भाषा में ना इस बात को समझा सकूँ। जो नोटेशन इज़ ए लिपि, आप पहले ये मान लीजिए। इंडियन नोटेशन बोलते हैं, जैसे हमारे सरगम होते हैं सारेगामा पाधानीसा, हम उसमें लिखते हैं। और वेस्टर्न नोटेशन होती है वो 5 लाइनों में होती है, जैसे उसमें होता है CDEFGABC, वो सब ऐसे ही इंग्लिश नोट्स होते हैं, तो वो उसमें होती है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि मैं तो वॉयलिनिस्ट था, हमने सिम्फनी वगैरह बजाई है, तो वेस्टर्न नोटेशन बचपन से करते आ रहे हैं और इंडियन नोटेशन यहाँ काम करके सीखी। तो ये अब मैं आपको उसको बताता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि आपने देखे होंगे वाद्यवृंद या सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, मैं दोनों बताया दूँगा। वाद्यवृंद हमारा रेडियो का ना एक वाद्यवृंद बहुत बड़ा एक ग्रुप था, जिसमें 80-90 म्यूजिशियन होते थे, जो पंडित रविशंकर जी ने शुरू किया था एक टाइम में। तो वो नेहरू जी ने रखा था, ताकि जब भी कोई बाहर से गेस्ट आते थे तो उनके ऑनर में वो वाद्यवृंद वहाँ पार्लियामेंट वगैरह में वो प्ले करते थे, या प्रेसिडेंट हाउस में, या कहीं भी जहाँ भी जो भी इनका एवेन्यू होगा, तो वहाँ वो वाद्यवृंद प्ले किया जाता उनको, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके ऑनर में। तो अब उसमें कम से कम 80 म्यूजिशियन है। तो 80 म्यूजिशियन को अगर याद कराना बहुत मुश्किल होता है एक ही चीज़ को, तो उसमें क्या करते हैं, एक लिपि लिखी जाती है और वो कॉपी सबको बांट जाती है, वो सब सेम होती है। तो इस करके जैसे 20 म्यूजिशियन कोई चीज़ बजा रहे हैं तो फिर वो सेम बजाएंगे। अगर हम उनको कहेंगे याद करके बजाओ तो किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ अलग हो जाएगा। तो इसलिए एक सिस्टम बनाया गया, ऐसा शुरू से हमारे बुज़ुर्गों ने एक सिस्टम तैयार किया कि हम एक नोटेशन का पैटर्न रखते हैं। नोटेशन सबको म्यूजिशियन को पहले पढ़नी सिखाई, फिर उनको वो नोटेशन देंगे। अब तो क्या 80 लोग भी हैं तो वो उसको एक साथ बजाएंगे। अब ऐसा इसका दूसरा एग्जांपल है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। ये तो हमारे इंडियन नोटेशन में हो गया। सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में आपने देखा अक्सर देखा होगा कि उनका स्टैंड लगा, हर म्यूजिशियन के आगे स्टैंड लगा और ऐसे एक बुक सी पड़ी होगी, तो वो उनकी वेस्टर्न नोटेशन होती है, ठीक है ना। उसी को देख के सब वो, क्योंकि सिम्फनी के ग्रुप भी बड़े होते हैं, 120, 130, 140 म्यूजिशियन इकट्ठे बजा रहे होते हैं, तो सिंक्रोनाइज़ कैसे होगा। तो उसमें सबका एक जैसा लिखा होता है हर सेक्शन का, तो हर सेक्शन वो इसीलिए सिंक होके आता है। तो नोटेशन का इसलिए ये महत्व है इसका। और दूसरी इसकी बात यह है कि हम तो एक बार नोटेशन लिख ली, मेंटली फ्री हो गए, हमारे को कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं। 10 साल बाद भी कॉपी उठाएंगे वो सब वैसा रहेगा, कोई लिखना पढ़ना आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नोटेशन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इतनी ज़्यादा, सब एकदम सिस्टम में आता है, सब एक ऑर्डर में आता है एकदम से, और सबके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है, रिज़ल्ट अच्छा बनता है। सर ये तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वाले दर्शकों को दी, जो कि म्यूज़िक में जिनका इंटरेस्ट होगा वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत नॉलेजफुल है ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपसे एक थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने मुझे बताया था जब हमारी बातचीत हुई थी कि आपने प्राइवेट एल्बम्स में बहुत काम किया है, अशोक मस्ती जी के साथ काम किया है, और जैसे कई और जाने माने दिल्ली के जो म्यूजिशियंस हैं जो उस टाइम पे प्राइवेट एल्बम्स करते थे, और पंजाबी एल्बम्स आपने बहुत सारी की हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्या था, और वो आपने किन किन गायकों के साथ किए हैं, किन किन लोगों के साथ किए हैं? अगर कुछ चंद लोगों के नाम अगर आप हमें बताएं तो। मुझसे शायद ये होता है कि समझूं उनको, और फिर भीड़ में दुनिया की वो खो जाते हैं मुझसे शायद। जो आपने सवाल किया था कि किन किन आर्टिस्ट के सामने किसके साथ काम किया, तो सबसे पहला नाम मैं लेता हूँ आपको राशिद खान साहब का। ये गज़ल मैंने उन्हीं के लिए कंपोज़ की थी। ये समवेयर अराउंड हमने 2013 या 14 में की थी ये एल्बम उनके साथ ना, इश्क लम्हे, जो कि यूनिवर्सल कंपनी से आई थी। बाकी तो शुरू से जर्नी ऐसी चल रही है, पहले पंजाबी काम करते थे, तब सदुल पाजी, हंस, सरबजीत चीमा, जितने गुरदास मान साहब, पुराने जितने आर्टिस्ट थे, दिलेर मेहंदी, अशोक मस्ती, सरबजीत चीमा, जिनके गाने बहुत गाने हिट हुए थे, रंगला पंजाब वगैरह। तो पहले पंजाबी उनके साथ किया, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बॉम्बे का रुख हुआ, तो कुमार शानू, सोनू निगम, एक फ़िल्म का मैंने काम किया था, तो उसमें आशा जी के साथ गाने किए, अनुराधा पौडवाल जी, साधना सरगम जी, साधना जी के साथ बहुत काम किया।
फिर सुरेश वाडेकर जी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सोनू निगम जी, और अपना ऋचा जी के साथ सूफ़ी गाने किए हैं कुछ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस कुछ विदेश में भी किए हमने। मेरे मित्र हैं एक जसविंदर सिंह बंटी, उनके गज़लों के बहुत एल्बम किए। तो ऐसे हर तरह के आर्टिस्ट, डिवोशनल हो गया, सूफ़ी का बहुत किया, अभी कवालियाँ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। अनीस साबरी है, उसके किया एल्बम अभी। सर आर्टिस्ट तो फहरिस्त तो बहुत लंबी है, मुझे तो याद भी नहीं अभी, क्योंकि इतने रेगुलर काम करते आ रहे हैं, पता नहीं कितने आर्टिस्ट आए कितने गए। मैं अपने देखने वाले दर्शकों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि जसपाल जी के बारे में जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ रिवील नहीं करी है कि जसपाल जी जो हमारी एक जानी मानी सिंगर हैं, जो आजकल जिन्होंने गाना गाया मैं पानी पानी हो गई, आस्था गिल जी के फादर हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आस्था जी का संगीत में जो शुरुआत हुई या उनका आना संगीत के क्षेत्र में कैसे हुआ? विजय भैया, जो आस्था का सवाल है ना, कि जब वो छोटी थी तो मेरा ये रहा कि मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं की। अगर आपको शौक़ है तो ज़रूर करो, नहीं तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आदमी वो काम करे। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कर कराना चाहिए। तो उसको पियानो का बड़ा शौक़ था, तो बचपन से फिर मैंने उसको बड़े अच्छे टीचर से पियानो सिखवाया, और उसने 3-4 ग्रेड तक पियानो भी किया, और वो स्टाफ नोटेशन वगैरह सब जानती है। जितना वेस्टर्न म्यूज़िक का जो है ना प्रोसीजर सारा, जो स्केल्स वगैरह ये सब उसको सब आते हैं वो, तो उसने किया है। अब रहा उसका म्यूज़िक में फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे ना थोड़ा कम हो गया था। तो कॉलेज टाइम में वो गाती वाती रहती थी अपना। तो फिर ये मैं बॉम्बे लंबे टाइम के लिए गया होता, तो ये मेरे पास बॉम्बे आए हुए थे पूरी फैमिली। मैंने कहा यहीं आ जाओ। तब बादशाह का फ़ोन आया कि भाई आस्था एक गाना रिकॉर्ड करना है। तो ये कहती मैं तो बॉम्बे में ही हूँ। कहते ठीक है हम कल आ रहे हैं। तो ये अगले दिन स्टूडियो फिक्स हो गया था, यारी रोड पे ही स्टूडियो था। तो ये वहाँ गए, तो वहाँ पे इन्होंने वो गाना गाया। वो गाना पहला ही गाना था, वो मूवी एकदम तैयार थी। तो मेरा ख्याल 10 दिन के अंदर वो सब रेडी करके 10 दिन में वो गाना रिलीज़ हो गया। और वो गाना था अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और वो 2015 का बॉलीवुड का सबसे हिट सॉन्ग था। तो ऐसे उसकी ऐसे ही शुरुआत हुई। बाकी देखिए डेस्टिनी है, ईश्वर ने जहाँ ले आना वो लेके ही जाएगा आपको। आप कुछ भी कर लें, आपका इंटरेस्ट हो ना हो, जो ईश्वर ने सोच लिया ना उसको कोई काट नहीं सकता, ये पक्की बात है। तो उसको इस इंडस्ट्री में आना था। आज की डेट में उसका एक अच्छा नाम है, हमारे को खुशी होती है। बस यही बड़ा दुआ करते हैं कि बिल्कुल दिमाग एकदम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आदमी का, क्योंकि इसका मज़ा ही तब है, इस काम का मज़ा तब है। आप डाउन टू अर्थ हो तो फिर उसके बाद तो मतलब कुछ भी मिल जाएगा आपको। तो दर्शकों, ये हैं जसपाल मोनी जी, और जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने इस बिजी शेड्यूल में से मुझे अपना कीमती समय दिया। और जसपाल सर, मैं जाते जाते इस प्रोग्राम के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कोई कंपोजिशन हमें सुनाएं। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। मैं आपको एक अपना कंपोज किया हूँ ना, अमीर खुसरो साहब का एक कलाम सुनाता हूँ, सूफियाना हाजी लोग मकेनू जान। इसकी खासियत यह है कि इस ढंग से बनाया हुआ है। अभी तो हम क्या करते हैं, कंपोजिशन बना के रखते हैं, जब इसको रिकॉर्ड करना होता है ना या कुछ काम करना हो तब उस पर डिटेल में बैठते हैं हम। तो अभी बना के रखिए। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको 4 सिंगर गाएं, मगर 4 सिंगर ऐसे 15-15 दिन तैयारी करने के बाद इसको गाएं, क्योंकि ऐसा है इसमें खूब अपने जो है ना भाव आना चाहिए, खुल के आदमी इम्प्रोवाइजेशन आनी चाहिए। तो अभी जितनी मैंने किया मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ी ना। हाजी लोग मकेनू जान दे, मेरा रांझा माही मक्का। हाजी लोग मकेनू जान दे, मेरा रांझा माही मक्का। नी मैं कमली हाँ, नी मैं कमली हाँ, नी मैं कमली हाँ। हाजी लो हो, हाजी लो हाजी लो मकेनू जान
राजा महिमा का मैं तमंग राझे मैं तमंग राझे मैं तमंग राझे मैं तमंग राझे दी होई हाँ मैं तमंग राझे दी होई हाँ मेरा राजा राजा महिमा का राजा महिमा का नी मैं कमली हाँ नी मैं कमली हाँ नी मैं कमली हाँ अजी दो हो अजी दो मक्के नू जाने मेरा राजा महिमा का। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सबको प्रणाम मेरा।